नमस्कार। आज ना हम इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में किसी भी कल्पना से ज्यादा अजीब है। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए तो, एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बनी थी, वो भला इतने बड़े देश की, एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की मालिक कैसे बन बैठी? मतलब ये हुआ कैसे? अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ क्या है? व्यापार के लिए खुले समंदर, और दूसरी तरफ जमीन पर कब्जे के लिए बंदूकें। बस यही तो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी। कलम से शुरू होकर तलवार तक पहुंचने का एक ऐसा सफर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो बात है सन 1600 की। महारानी एलिजाबेथ द फर्स्ट ने एक नई ट्रेडिंग कंपनी को एक रॉयल चार्टर, मतलब एक शाही अनुमति दी। और सुनिए, ये कोई मामूली इजाजत नहीं थी, ये पूरब के साथ व्यापार करने की मोनोपोली थी। मतलब कोई और अंग्रेजी कंपनी इनके रास्ते में आ ही नहीं सकती थी। और इस कंपनी का नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, उस जमाने की जो इकोनॉमिक सोच थी ना, उसे समझना बड़ा जरूरी है। उसे कहते थे मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद। सीधा सा हिसाब था, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। बिल्कुल सिंपल। लेकिन जब हर कोई यही करने लगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, मार्केट पर कब्जा करने के लिए एक जबरदस्त होड़ मच जाएगी। और ये दौड़ थी किस चीज के लिए? मसालों की खुशबू, रेशम की चमक, मुलायम कपास, यही तो वो खजाना था जिसके लिए यूरोप के जहाजी पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। शुरू शुरू में कंपनी को भारत की जमीन से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो बस यहाँ का कीमती सामान चाहिए था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये जो व्यापार का इरादा था, वो कब सत्ता की भूख में बदल गया, पता ही नहीं चला। और इस मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है दो मेन किरदारों की। एक तरफ है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों की टक्कर ने ही बंगाल और कंपनी दोनों की किस्मत लिख दी। चीज़ें ना बहुत तेजी से बदली। देखिए, 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बने। उन्होंने आते ही कंपनी की बढ़ती पावर पर रोक लगाने की कोशिश की। अब ये बात कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो जवाब में 1757 के शुरू में ही रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर मद्रास से सीधा बंगाल पहुंच गया। और फिर जून 1757 में हुई वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, द बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। प्लासी की लड़ाई हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि धोखे से जीती गई थी। नवाब का अपना ही एक सेनापति मीर जाफर, वो कंपनी से जा मिला, उसने धोखा दे दिया। और बस इसी एक धोखे ने, इसी विश्वासघात ने लड़ाई का नतीजा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब बंगाल का पूरा खजाना कंपनी के हाथ में था। इस पैसे और पावर के दम पर उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए एक, कह सकते हैं, एक प्लेबुक बना ली। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे वो बार बार एक के बाद एक राज्य पर इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्या थी ये प्लेबुक? चलिए देखते हैं। पहला था सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। ये एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी। कंपनी कहती, हम अपनी सेना से आपकी हिफाजत करेंगे, और बदले में लेती थी मोटा पैसा। और जब राजा पैसे नहीं दे पाते तो कंपनी उनकी जमीन ही हड़प लेती। दूसरा तरीका, सीधी लड़ाई। जो राजा ताकतवर थे और झुकने को तैयार नहीं थे, उनसे सीधा युद्ध होता था। और तीसरा, जो शायद सबसे शातिर तरीका था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय की नीति। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा कंपनी का हो जाए। लेकिन सुनिए, कंपनी के लिए ये सब इतना आसान भी नहीं था। मैसूर के शेर यानी टीपू सुल्तान जैसे कई राजा थे जिन्होंने कंपनी के इस एक्सपेंशन का जमकर, डटकर मुकाबला किया। और टीपू के इस विरोध का एक बड़ा ही जबरदस्त सिंबल है उनका ये मशहूर मैकेनिकल टाइगर। ये एक आदमकद शेर है जो एक यूरोपियन सिपाही को, कह सकते हैं, चीर फाड़ रहा है। ये खिलौना उनकी हिम्मत और अंग्रेजों के लिए उनकी नफरत को कमाल के तरीके से दिखाता है। तो अब हम पहुंचते हैं इस बदलाव के फाइनल स्टेज पर। देखते हैं कि कंपनी के इन सारे रणनीतियों का आखिरी नतीजा क्या निकला। इस बदलाव को समझने के लिए ना, इन नक्शों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जरा 1797 के भारत को देखिए।
कंपनी का राज सिर्फ कुछ तटीय इलाकों में यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। लेकिन सिर्फ 40 साल बाद 1840 तक आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। कंपनी का कंट्रोल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जबरदस्त तरीके से फैल चुका था। मतलब उनकी प्लेबुक सच में काम कर रही थी। और अब देखिए 1857 का नक्शा। कब्जा लगभग पूरा हो चुका था। सोचिए, 100 साल से भी कम समय में एक ट्रेडिंग कंपनी ने इतने बड़े देश पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और इस बात की गंभीरता को ये एक आंकड़ा पूरी तरह से बयां कर देता है। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की 78%, जी हाँ 78% आबादी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राज कर रही थी। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए फटाफट समराइज करते हैं। कंपनी ने शुरुआत की एक बिजनेस की तरह, जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना था। फिर उसने अपनी एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी बना ली, अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, अपने कोर्ट्स, सब कुछ बना लिया। और आखिर में वो नाम के अलावा हर चीज में एक सरकार बन गई, जो लाखों करोड़ों लोगों पर हुकूमत कर रही थी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक कॉरपोरेशन एक साम्राज्य बन गया। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को फिर से दोहरा सकता है?